मॉर्निंग। मैं आज एमएससी प्रीवियस के फर्स्ट पेपर की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको सिलेक्शन रूल बताया था। सिलेक्शन रूल में मैंने आपको कहा था एक तो होता है डेल्टा एस बराबर ज़ीरो, यानी कि डेल्टा एस बराबर ज़ीरो का मतलब ये जो ट्रांजिशन जो होते हैं उसमें सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए। जैसे कि 3f से 3p जो है वो सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी है D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो ये ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन होगा। जबकि अगर ये यहाँ पर जो है सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं है 3f से 1g, तो ये जो होगा वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होगी इस समय फॉरबिडन उसमें ट्रांजिशन होगा। दूसरा हम कहते हैं डेल्टा एल बराबर प्लस माइनस वन, ये लेपोर्ड अलाउड ट्रांजिशन होता है। और जबकि डेल्टा एल बराबर जीरो होता है उसे लेपोर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, मॉलिक्यूल है सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। अब इसका मतलब अगर ये मान लो ये कंडीशन आ जाए और जो डेल्टा एस है वो मान लो प्लस माइनस वन आ जाए, ये कंडीशन आ जाए, तो ये किसकी हो गई? फॉरबिडन की। डेल्टा एस बराबर प्लस माइनस वन किसकी हो गई? या प्लस माइनस वन नहीं बल्कि एक तरह से जीरो नहीं होना, यानी कि अगर हम यूँ कहें कि एक तरह से जीरो नहीं है, तो ये किसकी ये कंडीशन हो गई? ये कंडीशन हो गई आपके फॉरबिडन की, ये फॉरबिडन की। और ऐसे ये भी कंडीशन किसकी हो गई? फॉरबिडन की। तो अगर मान लो कॉम्प्लेक्सेस में इस तरह की, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स लेते हैं उसमें डी ट्रांजिशन होता ही है, और डी ट्रांजिशन में डेल्टा एल जो होता है वो जीरो ही होता है, तो इसका मतलब वो तो फॉरबिडन होता ही होता है। और अगर ये कंडीशन भी साथ में लग गई तो इसका मतलब क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स होगा वो किस तरह का होगा? वो कलरलेस होगा। अच्छा, अब ये जो अब लेकिन इसका दिस डज नॉट मीन दैट द कॉम्प्लेक्स बिकम कलरलेस। इसका अब ये अर्थ नहीं है कि कॉम्प्लेक्स कलरलेस होंगे। देयर आर अदर रीजन फॉर द कलर। कलर के जो होते हैं वो अन्य कारण भी होते हैं। जैसे पहला है लिगेंड आर नॉट सेम। हम कहते हैं कि भाई अगर कॉम्प्लेक्स में क्या हो गए, कलर के और भी कारण हो सकते हैं। पहला तो है लिगेंड आर नॉट सेम, कि अगर मान लो लिगेंड ही सेम नहीं हो, लिगेंड ही सेम नहीं हो तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो इस शर्त का पालन नहीं होगा। तो अब दूसरा ये हो गया, तो ऐसी स्थिति में वो कलर्ड हो सकता है। अब होता है मिक्सिंग ऑफ डी एंड पी ऑर्बिटल डज नॉट अकर इन परफेक्ट मैनर। कई बार जो डी और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग है वो परफेक्ट मैनर में नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा? उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो वो ये डेल्टा एल जीरो भी हो तब भी वो फॉरबिडन नहीं होगा, क्योंकि वो इसका पालन ही नहीं कर रहा। सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए तभी इसका पालन होगा और तभी वो फॉरबिडन होगा। यानी अगर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, डेल्टा एल बराबर जीरो है, तो वो जो ट्रांजिशन होंगे वो फॉरबिडन होंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर लिगेंड ही सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हुई। और अगर डी और पी ऑर्बिटल की जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर नहीं है, परफेक्ट मैनर में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और डेल्टा एल जो होगा वो चाहे जीरो, क्योंकि डी ट्रांजिशन है, तब भी वो फॉरबिडन नहीं होगा, वो अलाउड होगा। तो ऐसे में कॉम्प्लेक्स में कलर आ जाएगा। टेट्राहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें पता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी यही कंडीशन लग जाती है। अगर मान लो जो कॉम्प्लेक्स है वो इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो और ये डी ट्रांजिशन हो तब भी वो फॉरबिडन नहीं होगा। तो अब इसके बाद आता है कि जो ये परफेक्ट, अगर कई बार क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो। अब परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है तो इसका मतलब क्या हो? कलरलेस होगा। जैसे हमने लिया MnH2 और 6 2+। अब ये इसमें डी ट्रांजिशन होता है तो ये लेपोर्ड फॉरबिडन हो गया, यानी डेल्टा एल बराबर जीरो। और ये क्या हो गया? इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, और साथ ही इसके डेल्टा एस जो है वो भी जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी सिंगल स्टेट होती है। 6s से आगे इसमें ट्रांजिशन नहीं होता, तो यानी कि डेल्टा एस बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये सिंगल स्टेट हो गई। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉरबिडन भी होता है और लेपोर्ड फॉरबिडन भी होता है। तो दोनों ही अगर फॉरबिडन होते इसका मतलब ये कलरलेस होना चाहिए, लेकिन ये पिंक कलर का होता है। तो उसका कारण क्या होता है कि कई बार मॉलिक्यूल में क्या होता है, बॉन्ड जो है वो वाइब्रेट करते हैं, तो जिससे डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर आ जाती है। तो इसलिए ये जो MnH2 और 6 2+ जो है वो वाइब्रोनिक कपलिंग के कारण क्या होता है? कलर्ड होता है। तो केवल हम ये कह दें कि ये शर्त लग रही है, ये फॉरबिडन है, ये भी अगर फॉरबिडन है, तो उस वजह से कॉम्प्लेक्स कलरलेस हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हमें जब ये नेक्स्ट टॉपिक देखना है ऑर्गल डायग्राम,
तो ऑर्गल डायग्राम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ सिंबल को हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। हमें जब अगर मान लो कोई भी सिंगली डीजनरेट स्टेट होती है, जैसे हम मान लो हम लेते हैं एस ऑर्बिटल के लिए, तो सिंगली डीजनरेट है स्टेट, तो उसके लिए ए और बी सिंबल को यूज़ किया जाता है। अगर मान लो डबली डीजनरेट होती है, यानी कि दो जो स्टेट है उनकी एनर्जी सेम होती है, तो हमको ई यूज़ करना पड़ता है। ट्रिपली डीजनरेट होती है तो हमें उसके लिए टी यूज़ करना पड़ता है। अगर 4 होगी तो जी, 5 होगी तो एच को यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से हमें एक सिंबल और भी हमें देखना पड़ता है। यदि हम कहते हैं कि कोई भी सी एन एक्सेस यानी रोटेशनल एक्सेस के सापेक्ष सिमेट्रिक है, यानी सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्सेस, तो हमें ए सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अनसिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू सी एन एक्सेस, तो वो ऐसे में हमें बी यूज़ करना पड़ेगा। अब सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऐसे में हमें वन टर्म यूज़ करना पड़ेगा, वन। लेकिन अगर वो अनसिमेट्रिक है प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सिग्मा वी के सापेक्ष, तो हमें टू यूज़ करना पड़ेगा। इसी प्रकार इन्वर्जन सेंटर के सापेक्ष अगर सिमेट्रिक है तो हम जी यूज़ करते हैं, जी का मतलब होता है जीरेड। और लेकिन अगर वो अनसिमेट्रिक है तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, यू को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमें सिंबल ध्यान रखने पड़ेंगे। यानी हमें क्या करना है, सिंगली डीजनरेट के लिए ए अथवा बी, डबली डीजनरेट के लिए ई, ट्रिपली डीजनरेट के लिए टी, 4 डीजनरेट ऑर्बिट स्टेट है तो जी, और 5 अगर स्टेट है तो एच। इसी तरह से अगर रोटेशनल एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिक है तो ए, अनसिमेट्रिक है तो बी। प्लेन ऑफ सिमेट्री के सापेक्ष सिमेट्रिक है तो 1, अनसिमेट्रिक है तो 2। इसी तरह से इन्वर्जन सेंटर के सापेक्ष सिमेट्रिक है यानी आई, तो जी अथवा यू को यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ हम ले रहे हैं कि ये स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हमें पता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है और वो नॉट इफेक्टेड बाय लिगेंड फील्ड होता है, तो उसके लिए एक ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म यूज करते हैं, वो होता है एस। इसी तरह से अगर मान लो हम पी ऑर्बिटल लेते हैं तो वो डायरेक्शनल नेचर का होता है और उसकी भी स्प्लिटिंग नहीं होती, तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पी यूज करते हैं। जबकि डी जो होता है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, और ये चाहे हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करें चाहे हम टेट्राहेड्रल फील्ड की बात करें, तो उसके लिए हमको ये डी, इस टर्म डी यूज करना पड़ता है। तो ऐसे ही एफ हो गया ये इस तरह से। अब इनके लिए हमने मुलिकन सिंबल लिया, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिया, तो हमने कहा कि जो एफ है उसकी स्प्लिटिंग नहीं हुई, तो हमने A1G कर दिया उसको। ए हमने बोल ही दिया था, क्या हुआ, सिंगली डीजनरेट तो ए आ गया। जी का मतलब क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल सारे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं वो जीरेड होते हैं जो इन्वर्जन सेंटर के सापेक्ष। तो ये जी जी जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो जी हमने इससे दर्शाया। जबकि यही अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते तो वो अनजीरेड होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो जीरेड नहीं होते, तो ऐसे में हमने जी उसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो अब ऐसे एस हो गया तो हमने कहा A1G हो गया, पी हो गया तो T1G, टी मतलब ट्रिपली डीजनरेट। डी जो हो गया वो दो भागों में टूट गया। एक तो हमने कह दिया ये ई तो डब्ल्यू डी जनरेट, ई का मतलब होता है डब्ल्यू डी जनरेट यानी दो, एक जैसे हम देखते भी है जैसे D2 का मान लो हम डी का करते हैं, तो डी में हम कहते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक क्या चला जाता है, एक DXY, DYZ और DZX, और दूसरा कौन सा होता है DX² माइनस Y² और DZ²। तो ये दोनों तो हो जाते हैं ईजी क्योंकि इनकी सिमिलर होती है, तो डब्ल्यू डी जनरेट, और ये ट्रिपली डी जनरेट, तो हमने इसको कह दिया T2G। इसी तरह से F जो है वो इस प्रकार से 3 में टूट जाता है। इसी तरह से G का जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में A1G, EG, T1G, T2G में स्प्लिट हो जाता है। H जो है वो भी EG, T1G और T2G में स्प्लिट हो जाता है। इसी तरह से जो ये I जो स्टेट है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो I है, वो A1G, A2G, EG, T1G और 2T2G में इस प्रकार से ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिट हो जाता है, और उनके मुलिकन सिंबल ये दिए। लेकिन अगर यही टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए होता तो हमें टेट्राहेड्रल फील्ड में हम उस पर जी नहीं लगाते, यानी एस के लिए हम A1 ही लिखते, पी के लिए T1 रखते, डी के लिए केवल ई और ऐसे ही T2 रखते, एफ के लिए A2 और यहाँ पर रखते T1, ये T2 रखते। इसी तरह से जी के लिए A1 ई T1 T2 रखते, एच के लिए ई 2 T1 T2 रखते और आई के लिए A1 A2 ई
T1 और T2 का इस तरह से यहाँ पर रखते हैं। ये सारे जो होते हैं मूलिकन सिंबल कहलाते हैं, और ये हमने ऑक्टाहेड्रल फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड में हमने बता दिया। अब इसका जो आगे का टॉपिक आएगा वो आएगी, इनके हमें एनर्जी स्टेट बताने हैं जिसे हम ऑर्गल डायग्राम के द्वारा दर्शाते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।